मैं हूँ डॉक्टर विवेक महाजन। आप देखना चालू कर चुके हैं आसान आयुर्वेद चैनल। हमने जो लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए, अब हम इस बारे में इम्यूनिटी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और एक होती है, वो है दिनचर्या। तो आज एपिसोड में हम बात करेंगे दिनचर्या के बारे में। दिनचर्या यानी कि आपका सुबह से लेकर रात तक दिन क्या होता है और वो हमने कैसे निभाना चाहिए। हम किस चीज़ की वजह से हमारा जो स्वास्थ्य है वो हम अच्छे तरह से निभा पाएंगे, इसी बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है वो है समदोष समग्निच समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनाहा स्वस्थयति इति अभियते। यानी क्या कि आपका जो अग्नि है, आपका जो दोष है, आपके जो धातु है और आपके जो मल है वो आपके संतुलित रहेंगे, तो आपके जो इम्यूनिटी है, आपका जो फिटनेस लेवल है, जो मेंटल फिजिकल जो फिटनेस रहेगा वो अच्छा रहता है। इसी बारे में ये सब होने के लिए हम आपकी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए। दोष बोलोगे तो दोष ऐसा नहीं रहता है कि दोष यानी कि शरीर में कोई विकृति है, वो प्रकृति का एक भाग है। दोष कौन से है? वात पित्त कफ, ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। वात पित्त कफ इनका संतुलित रहना अपने शरीर के लिए बहुत जरूरी रहता है। तो हम आज के दिनचर्या में जो पहली बात आती है कि आपको कब उठना है, आप कितना बजे उठना है, तो बताया जा रहा है कि हम ब्राह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त क्या होता है? तो ब्राह्म मुहूर्त का टाइम रहता है सुबह में 4 बजे का। उस काल में आपका वात का वृद्धि बहुत अच्छे से रहता है। वात आपका अच्छा होने से वजह से आपका जो एंजाइम सिक्रेशंस है, यानी आपका डाइजेशन है, वो अच्छा होगा। आपकी स्फूर्ति अच्छे से बने रहेगी। आपका जो एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, आप वो कर पाओगे। उसकी वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल आपको अच्छे से मिल पाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ है कि उसमें आपका जो सत्व गुण बोला जाता है वो अच्छा आपका बढ़ जाएगा। तो सत्व, राजस और तमस, ये 3 गुण जो बोले उसमें सबसे अच्छा रहता है सत्व गुण, यानी कि आपकी सात्विकता आपके ये टाइम में बढ़ता है। तो हम बात करेंगे कि हम उसको मॉडर्न साइंस से हम देखने के लिए जाएंगे, तो उसमें बोलता है कॉर्टिसोल जो हार्मोन रहता है वो आपका बढ़ेगा। कॉर्टिसोल ये जो है आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है और आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाने में ये मदद करता है। तो आपको ब्राह्म मुहूर्त में उठने के बाद जैसे कि आपको दोनों जो हाथ है, आपको हाथ जोड़ना है ऐसे, और आपको उसमें आपको उसी हाथ में आपको जो आपके जो हाथ है उसको हमको देखना है। तो इस वजह से हम आपका इस चीज़ को बोलते हैं करदर्शना। करदर्शना से आपको भगवान का स्मरण करना है ये करते समय। इससे ये आयुर्वेद। दूसरा चीज़ होता है उषापान। उषापान यानी कि आपको सुबह में उठने के बाद पानी पीना है। तो पानी कैसा पीना है वो सबसे बताया है कि जो हमारा जो पानी है वो ताम्रपत्र में, आप जो ताम्र का जो बर्तन रहता है उसमें आप यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आपको पानी कैसा पीना है दिन में, तो आपको बहुत कम पानी नहीं पीना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है। तो आप 1 गिलास हर 1 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हो। सुबह में उठने के बाद बहुत लोगों को आदत रहता है कि मैं सुबह में 2 से 4 गिलास पानी पी लेता हूँ तो मेरा पेट साफ हो जाएगा। बहुत गलत चीज़ है। तो शास्त्र के अनुसार जब आप उठते हो तो आपका अग्नि जो रहता है वो मंद रहता है। आप उसमें बहुत पानी पी लोगे तो वो जो अपना अग्नि है वो पूरा मंद हो जाएगा और आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, सुबह में उठने के बाद पहला ग्लास जो है वो आपको कोष्ण जल पीना है। कोष्ण यानी कि ज़्यादा गर्म नहीं, ज़्यादा ठंडा नहीं, यानी आपको पानी थोड़ा गुनगुना करना है। तो इस वजह से आप सुबह में, और वो भी ताम्र के जो बर्तन है उसमें से आप पानी पियोगे तो ताम्र का जो गुण धर्म रहता है वो भी आपको मिलेगा। आपका स्ट्रेंथ अच्छा मेंटेन रहेगा, डाइजेशन अच्छा होगा। ये इसके फायदे रहते हैं। तो आपको उसमें कॉपर जो ताम्र पात्र में बोला, उसमें आपका जो आप ओवरनाइट भी आप रखोगे, रात में आप उसको रख दोगे तो आप सुबह में उठने के बाद भी वो पानी पियोगे तो भी चलेगा। तो उससे आपको कॉपर के जो स्टरलाइजेशन जो एक उसमें गुणधर्म है वो भी आपको मिलता है।
तीसरा चीज़ आता है डेफिकेशन। डेफिकेशन यानी कि आपको जो आपका मल क्रिया है वो कैसी करनी चाहिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आजकल इंडियन टॉयलेट आ गए हैं, कमोड पे बैठने की सबको आदत हो गई है। ये बहुत गलत चीज़ है। तो आपको डेफिकेशन करने समय आपका आप पहले आप कोशना जल पी लोगे, उसके बाद आप जाओगे तो अच्छे से आपका साफ हो ही जाएगा। बट उसके लिए जो अपनी पुरानी जो भारतीय संस्कृति में जो भारतीय बैठक थी वही सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। उसमें क्या होता है, आपका पोस्चर अच्छे से मेंटेन होता है। आपके जो पोजीशन है हम उसको बोलेंगे स्क्वाट पोजीशन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वाट पोजीशन। तो आप उसमें बैठोगे तो आपका जो स्पिंक्टर है, जो एक्सटर्नल स्पिंक्टर बोला जाता है कि यानी अपने जो गुदाद्वार है उसका जो बाहरी हिस्सा है, उसका जो कैनल है वो आपका सीधा हो जाता है जब आप स्क्वाट पोजीशन में यानी कि भारतीय बैठक में बैठते हो। तो आपकी जो मल क्रिया है वो आसानी से पास हो जाएगी। उसमें कुछ रिसर्च ऐसे भी है कि कमोड में बैठने की वजह से जिनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता, उनको बार बार कॉन्स्टिपेशन होता है, उनको पाइल्स फिस्चुला की तकलीफें ज़्यादा होती है और उनको भी कैंसर के पाइल्स जैसे गुदद्वार का जो कैंसर है वो भी होने की संभावना बताई गई है। तो ये सब जो कॉम्प्लिकेशन उसमें रहते हैं, तो उससे अच्छा आप भारतीय बैठक में ही बैठोगे तो आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा, बाकी के कॉम्प्लिकेशन भी आपको नहीं होंगे। तीसरा चीज़ आता है दंत धावन। दंत धावन यानी कि आपके दांत की साफ सफाई करना, जो आपकी मल क्रिया होने के बाद बहुत ज़रूरी होता है। दंत धावन में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जैसे कि मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, पर कुछ ऐसे केमिकल युक्त जो टूथपेस्ट है आप यूज़ करते हो, पर पहले हम उसके बारे में अच्छे से जानकारी रखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स सब्सटेंस है, यानी कि जो जहरीले पदार्थ है वो आपके लिए बहुत नुकसान रहते हैं। यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें कभी कभी कुछ टूथपेस्ट पे ये भी लिखा रहता है कि आपके बच्चों के लिए ये हानिकारक है, आप ये 2 से 6 साल तक इसको यूज़ मत कीजिए या आपको बहुत कम मात्रा में आपके बच्चे को दीजिए। इसकी जो चेतावनी है वो आपको दी जाती है। फिर भी हमें इसकी जानकारी होने के बाद भी हम वही टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मार्केट में अभी जो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट है आप वो यूज़ कर सकते हो, या आप आयुर्वेदिक दंत मंजन यूज़ कर सकते हो, या आप जो पुरानी पद्धति मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि आप पुराने इसमें कौन कौन से वनस्पति का यूज़ कर सकते हो, मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो जो कुछ टूथपेस्ट में मैं आपको जहरीली चीज़ बताया उसमें रहता है, एक रहता है एब्रेजिव्स। एब्रेजिव्स में हाइड्रेटेड सिलिका और दूसरा रहता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी हम यदि अति मात्रा में इसका सेवन करते हैं या उसको यूज़ करते हैं तो हमें कैल्सिफिकेशन यानी कि किडनी स्टोन होने की, हाइपोकैल्सीमिया जैसी बीमारी, और हमारे जो जॉइंट्स है, जो हमारे घुटने हैं या और कोई जॉइंट्स है, उनके में दर्द बढ़ना चालू हो सकता है। दूसरा चीज़ रहता है फ्लोराइड। ये जो फ्लोराइड से नुकसान होता है कि फ्लोराइड ये आपका यदि टूथपेस्ट में ज़्यादा आपका बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है तो आपको अल्जाइमर जैसे जो ब्रेन डिसीज है वो भी होने की संभावना रहती है। तीसरा चीज़ रहता है ह्यूमिक्टेंट यानी कि प्रोपेलिन ग्लाइकॉल रहता है। इसके वजह से भी आपके ब्रेन, लीवर, किडनी को डैमेज कर सकता है, उसमें आपको एबनॉर्मलिटी पैदा कर सकता है। तीसरा चीज़ रहता है कैराजन। कैराजन ये भी एक जहरीला सब्सटेंस है। वैसे सैचरिन है या सोडियम लॉरेट सल्फेट है, ये सब कुछ जो केमिकल्स है ये आपके बॉडी को बहुत जहरीले पदार्थ है जो आपके बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसका सेवन मत कीजिए। आप आयुर्वेदिक की मैं सलाह कर दूंगा कि आप आयुर्वेदिक ही यूज़ कीजिए। तो आयुर्वेदिक में हम क्या करना चाहिए, तो आपका टूथब्रश आप यूज़ कर सकते हो। तो टूथब्रश आपका सॉफ्ट होना चाहिए। तो आपको आप सॉफ्ट यूज़ करोगे, पर आपके जो दांत है, जो मसूड़े हैं, उनके लिए मजबूती के लिए आप हाथ से दंत मंजन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं सजेस्ट करूँगा, अभी मैं पुराने ख्यालात से मैं आपको ये नई चीज़ बताऊँगा, पर फिर भी मैं बताऊँगा कि आप सुबह में
आप टूथब्रश आप यूज़ कर सकते हो, और आप इवनिंग में और रात को खाने के बाद आप दंत मंजन से डेफिनेटली आप उसको साफ कर सकते हो। तो हम दंत मंजन में हमें ये तीन चीज़ जो रहती, तीन रस जो रहते हैं, उसी के उसे अपना मुख शुद्धि बहुत अच्छा होता है। तीन चीज़ रहता है, कषाय रस, कटु रस और तिक्त रस। यानी जो कषाय यानी कि जो एस्ट्रिगेंट बोलते हैं, कटु यानी कि प्यूमिगेंट, और तिक्त यानी कि बिटर। तो ये जो तीनों टेस्ट रहती है, आप उस तीनों टेस्ट में जो कुछ वनस्पति है हम उनका यूज कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में बहुत सारा डिटेल बताया कि आप यदि उनका जो रूट यूज करते हो तो सॉफ्ट होना चाहिए, वो आपको च्यू करने के बाद वो आप यदि उसको ब्रश जैसा यूज करते हो तो आपको कुछ उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें उन्होंने बताई है, पर इस काल में अभी वो थोड़ा मुश्किल लगता है। पर आप टूथब्रश सॉफ्ट वाला यूज़ कर सकते हो, उसमें आयुर्वेदिक टूथपेस्ट यूज़ करोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ज़्यादा करके उसमें क्या आपके जो घर में यूज़ करते हो तो आप उसमें सिनेमॉन है, आपका नीम है, करंज बीज रहता है, या करंज का जो पेड़ है उसके जो प्लांट का जो मूल लेता है वो आप यूज़ कर सकते हो। बबूल एक अच्छा एक वनस्पति है, लेकोरिक है, आपका मैंगो ट्री है। ये सब के जो वनस्पति है आप उनका यूज़ कर सकते हो। तो इनका यदि आप उनका इसी जो मैं अभी 6-7 वनस्पति बताया उनका आप चूर्ण बना के आप यूज़ कर सकते हो, या आप और त्रिफला है, एलम, सॉल्ट और कैम्फर मिरी, इनको आप मिक्स करके भी उनका चूर्ण से आप यूज़ कर सकते हो। कोई लोग सिर्फ लेमन और सॉल्ट यानी कि नींबू और नमक का भी यूज़ करके उनको ये करते हैं। तो बाद में आता है जीवा निर्लेखन, यानी कि आपका एक बार दंत धावन हो गया, यानी कि आपका जो ब्रशिंग हो गया, उसके बाद आपका जीवा जो है, आपका जो टंग है वो आपको अच्छे से साफ करना है। तो आप उसके लिए आप किसी भी अच्छा स्टील से या किसी भी मेटल से आप यूज़ कर सकते हो, पर वो सॉफ्ट चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपका आपकी जो आम जो रहती है वो निकल जाती है, जीवा आम जो बोलते हैं वो निकल जाती है। उससे वजह से आपको टेस्ट अच्छा लगेगा, आपका सलाइवा सिक्रीशन अच्छा होता है, फिर आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है। बाद में रहता है गंडूश बोला जाता है, कि आपको उसमें आपको तिल का तेल जो रहता है आप उसको मुंह में पकड़िए, उसको तो आपको जितना आप टाइम 2 से 5 मिनट आप उसको होल्ड कर सकते हो, आप उसको होल्ड कीजिए, उससे भी बहुत अच्छे से फ़ायदे होते हैं। आपका जो मुंह में जो टॉक्सिन्स रहता है वो आपका निकल जाएगा, वो एंटीबैक्टीरियल जैसा काम करता है और मुख शुद्धि अच्छे से होता है। कोई लोग तिल तेल यदि नहीं है तो आप सीसम ऑयल यूज़ कर सकते हो, घी यूज़ कर सकते हो, और मिल्क भी यूज़ कर सकते हो। कोई हनी यूज़ करता है, हनी वाटर, और कभी कभी जो धनिया रहता है उसका पानी भी कोई होल्ड कहते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है, आपको कैविटीज़ का तकलीफ नहीं होता है, या मसूड़े जिंजिवाइटिस यानी कि मसूड़ों में आपको सूजन या कुछ इन्फेक्शन होने का उसका नहीं होता है। आपका जो ब्रीदिंग स्मेल है, जो आपका मुंह से हम बोलते हैं कि गंदा सांस आता है, गंदा, तो वो आपको ख़त्म हो जाएगा। ब्लीडिंग गम्स का जो तकलीफ रहता है, जो मसूड़े से जो खून आता है, वो चीज़ कम हो जाएगा। बाद में आता है कर्णपूरन। कर्णपूरन में आप यूज़ कर सकते हो गाय का घी, आप जो सबसे बढ़िया है वो आप यूज़ कर सकते हो। उसमें आपका कान के जो हियरिंग लॉस बोले जाता है, यानी कि कान में कम सुनाई देना, टिनिटस यानी कि कान में आवाज़ करना, ये सब जो डिसीज़ है वो आपका इसमें नहीं होगी। तो आपको ये कर्णपूरन भी आप कर सकते हो। बाद में रहता है नस्य। नस्य यानी कि नाक में तेल डालना, जो नाक में आप कुछ बिंदु तिल का तेल या घी आप यूज़ कर सकते हो। तो आप यदि कंटिन्यू यूज़ करते हो तो आपके बाल बहुत अच्छे रहते हैं, उसमें आपका सर्दी खांसी होने का चांस कम रहता है, टॉन्सिलाइटिस, यूविलाइटिस, या आपको कान नाक यानी हम बोलते हैं पंचेंद्रिय जो बताया है, पंचेंद्रिय पे ये काम करता है। जिस किसी को माइग्रेन का तकलीफ है या आपको हेडेक का बार बार तकलीफ होता है तो आपका वो कम हो जाएगा। जिसके ऊपर आपका हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि जो कुछ दाग चेहरे पे आ जाते हैं या फ्रिकल्स या हाइपर पिगमेंटेशन हम बोलते हैं, वो आपका कम हो जाता है।
तो ये सब आपके जो नस्से करने से आपको एडवांटेज रहते हैं। किसी का नस्से में जो किसी का गर्दन पकड़ जाता है वो भी आप नस्से से बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आता है अंजन, यानी कि आपके आंखों में काजल लगाना। तो ये आपका जो अंजन रहता है और आपके जो आंखों के लिए जो दृष्टि है आपकी, यानी कि आपकी जो विजन है उसको अच्छे से इम्प्रूव करने का वो काम करता है। तो वो भी आप कर सकते हो। बाद में आता है धूमपान। धूमपान यानी कि धूम्रपान अलग चीज़ रहता है, धूमपान अलग रहता है। दोनों दिखने में सेम रहेंगे, बट इसमें आयुर्वेदिक मेडिकेटेड कुछ मेडिसिन रहते हैं, उससे आपका जो नेजल ट्रैक है या आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको क्लीन करने के लिए मदद किया जाता है, जिससे आपका आप उसको बोल सकते हैं हर्बल स्मोक, पर उसमें टोबैको बिल्कुल नहीं रहता है, सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन ही रहते हैं। तो वो करने उसमें जैसा आपका हल्दी है, ब्लैक पेपर है यानी कि काली मिरी बोलते हैं, इसका यूज़ किया जाता है, उसमें घी भी यूज किया जाता है। तो ये धूमपान से आपका हो जाएगा, पर उसमें टोबैको बिल्कुल नहीं रहता है। तो आपका ये जो शुद्धि है वो भी धूमपान से हो जाता है। ये सब आयुर्वेदिक दिनचर्या में बताया है। जो बाद में रहता है अभ्यंग। अभ्यंग यानी कि आपके बॉडी का एक मसाज बोलिए, आपके बॉडी को ऑयलिंग बोलिए। तो आपके जो शरीर के मांसपेशी है, त्वचा है और जॉइंट्स है, उसके लिए अभ्यंग बहुत ज़रूरी रहता है। उससे आपका स्किन का जो सॉफ्टनिंग है, स्ट्रेंथ है, वो बढ़ जाता है। आपका जो उम्र ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा यदि आप हमेशा आप अभ्यंग यूज़ करते हो। अभ्यंग के लिए आप अभ्यंग तेल नाम से भी एक ऑयल आता है, आप वो यूज़ कर सकते हो। उससे आपका जो लाइफ स्पैन है वो भी बढ़ता है। आप बहुत उम्र रहेगा तो भी आप जवान दिखोगे, इतना अभ्यंग में आपको इम्पोर्टेंट आपको फ़ायदा मिलता है। इसमें आपका वात पित्त जो है वो भी आपका कम हो जाता है। उसमें आपके जो धातु है यानी कि जो मांसपेशियाँ है या जो सप्त धातु बोले जाते हैं, उनका इम्प्रूवमेंट अच्छा होता है। धातु जो मसल्स है उसका टोन अच्छा मेंटेन हो जाता है। तो ये सब आपको जो फायदे हैं आपको इसमें इसके बाद आता है पादाभ्यंग। पादाभ्यंग यानी कि जो अपने पैर है उनका जो तलवा रहता है उनको मसाज करना। तो आप उसको सीसम ऑयल है, घी है, या क्षीर वाला तेल आता है, एरंडा तेल आता है, उससे आप उसको मसाज कर सकते हो। तो उसकी वजह से जो आपके प्रेशर पॉइंट्स भी जो इम्प्रूव होते हैं, आपका स्किन अच्छा होता है। आपको थ्रोम्बोसिस यानी कि या कुछ टॉक्सिन्स रहेंगे आपके ब्लड वेसल्स में, वो पूरे ये हो जाते हैं। आपको फीवर, कोल्ड, कफ, इसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। ब्लड इन्फेक्शन कम होता है। ये इसके सब फायदे हैं। और बाद में आता है शिरोभ्यंग। शिरोभ्यंग यानी कि आपके शीर के ऊपर जो तेल डाला जाता है उसको बोलते हैं शिरोभ्यंग। उसमें आपका नेक, फेस, हेड जो एरिया है उसको हम मसाज किया जाता है। उससे आपका जो मानसिक स्ट्रेस है, टेंशन है, वो कम होने में मदद मिलता है। आप उसको भी आप कर सकते हो। तो उसमें बाद में आता है आपका स्नान कैसा करना चाहिए। तो स्नान के लिए बहुत बार होता है कि हम पानी ले लेते हैं, गर्म पानी से हम सीधा सिर पे डाल देते हैं, तो ये गलत चीज़ है। तो पहले हमें क्या करना है, आप शरीर पे गर्म पानी ले सकते हो, पर पहले आपको आपकी जो शुरुआत है स्नान की वो आपके माथे के यानी कि इधर के ऊपर से होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, पहले आप कोष्ण जल या ठंडा पानी से आप पहले आपके माथे पे डालिए, उसके बाद ही आपका कंधे पे या आपके पूरे शरीर पे आप उसको डाल सकते हो। तो जो आपकी उष्णता है, आपकी जो गर्मी है वो नीचे आ जाएगी, आपके दिमाग पे ज़्यादा नहीं चढ़ेगी। उससे आपका क्या होता है कि आपका जो आप स्नान करोगे, आप अच्छे से शुद्धि करोगे, तो आपका जो इमोशनल बैलेंस है या माइंड है, नर्वस सिस्टम है, उसको एक्टिवेट करता है, आपको फ्रेश लगता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन आप स्नान से बढ़ता है, आपका डाइजेशन अच्छे से होता है। ये सब कुछ फ़ायदे हैं। आपको इसके जब बारे में ज़्यादा फ़ायदे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो बहुत बात करने के बाद ही आप खुद महसूस कर पाते हो कि आपको क्या क्या महसूस होता है। पर आप इसका ध्यान जरूर रखिए कि आपके बालों के ऊपर ज़्यादा गर्म पानी मत डालिए। शरीर पे आप गर्म पानी ले सकते हो, पर माथे के ऊपर मत लीजिए, इसमें आपके बाल ज़्यादा झड़ने के चांसेस रहते हैं। तो ये रहता है। बाद में आता है दिनचर्या में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज।
जो एक्सरसाइज आपको स्फूर्तिला बनाते हैं, आपके मांसपेशियों में एक फ्लेक्सिबिलिटी, आपके मांसपेशियों में आपके एक स्ट्रेंथ निर्माण करती है। उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो आपको बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रहते हो। उसमें आपको प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये सब जैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हो। वैसे ही आप बाकी के जो कुछ योगा है उसके हर योगा के कुछ ना कुछ अलग फायदे रहते हैं। तो आप जितना आपसे पॉसिबल हो आप वो कर सकते हो। तो व्यायाम ये चीज़ ऐसी है कि व्यायाम इतना ही करना चाहिए जिससे आपके शरीर को फायदा हो। आप उसको अति व्यायाम मत कीजिए। आप ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहिए, बहुत कम भी नहीं करना चाहिए। आपके बॉडी के फिटनेस लेवल के हिसाब से आप उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। आपकी बॉडी आपको जो एक्सरसाइज को स्ट्रेंथ देती है उसके हिसाब से आप एक्सरसाइज करना चाहिए। तो एक्सरसाइज में आप योगा बहुत इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा मेडिटेशन भी हमको दिन दिन में करना चाहिए। मेडिटेशन से आपको जो आपकी मानसिक एकाग्रता है, आपको जो टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये सब आपको ये मेडिटेशन के वजह से आपको उसमें जो कुछ प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो ये सब हमको करना है। आपका खाना कैसा होना चाहिए? तो आपका खाने में अर्ली में थोड़ा आप उठने के बाद 2 से 3 घंटे के पहले आपका खाना होना चाहिए। तो आपका खाने में यानी कि ब्रेकफास्ट में आप हल्का खाना लीजिए, जिसमें आप सूजी ले सकते हो, रवा का उपमा चलेगा, शीरा खा सकते हो, ओट्स, दलिया ये खा सकते हो। बट जैसे कि जो पित्तवर्धक है, जैसे पोहा है या बेसन या मैदे से ब्रेड, पाव, बिस्किट जो बनाया जाता है, इस चीज़ का आप सेवन ना करोगे तो ये अच्छा रहेगा। दोपहर में आप खाना खाइए, उसमें आपका संतुलित आहार रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप उसमें दाल, चावल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये आप सब खा सकते हो। इवनिंग में आप कोई भी एक फ्रूट खाइए। रात को भी जो आपका खाना है वो थोड़ा जल्दी कर लीजिए, पर जो रात का खाना रहेगा वो 2:30 आपके जो आपका हंगर है, यानी कि आपको जो भूख लगती है उससे सिर्फ आप 2:30 खाइए। उसको आप ज़्यादा खाओगे तो आपको रात में हम खाना खाने के बाद ज़्यादा काम नहीं कर पाते, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो उसके बाद हम सो ही जाते हैं, तो उसका डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है। तो इसलिए रात का जो खाना है वो आप 2:30 खाइए। खाने के बाद शतपावली करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप रात को सोने से पहले यानी खाना खाने के बाद आप कुछ शत यानी कि 100 बोलते हैं, 100 स्टेप्स बोला जाता है, आप वो चल सकते हो या उससे ज़्यादा भी चल सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ 100 स्टेप्स चलना है। तो आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैं नहीं बोलूँगा कि आपको सब चीज़ें आप करनी चाहिए, बट जो आपको जिसके फ़ायदे बताए उससे आप मुझे लगता है कि आप यदि ये चीज़ करते हो तो आपको इम्यूनिटी बढ़ने में आपका जो दिनचर्या है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये सब हमने यदि ये सब चीज़ें देखी थी, हमने सुनी थी, पर उसके क्या फ़ायदे रहते हैं, वो कैसा किया जाता है, ये हमें मालूम नहीं था। तो आज आपको मैं इस वीडियो में आपको ये सब चीज़ बताया हूँ, तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा लीजिए। और ऐसे मैं आपको आगे वीडियो डालता रहूँगा। मुझे इसी चैनल आसान आयुर्वेद चैनल में आप मुझे प्यार देते रहिए। जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।